अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब आलम सूरी और आप देख रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है प्रॉपर्टी एंड बिज़नेस ऑनलाइन। इस प्रोग्राम में आप देखते आए हैं कि हम प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे और आम तौर पे बिज़नेस के हवाले से हम लोगों को रहनुमाई देते हैं, बात करते हैं एक ऐसी मालूमात जो कि मैं नहीं समझता कि आपको किसी और जगह किसी और चैनल पे इस अंदाज में इस तरह आपको मिलती होगी, इसलिए कि ये मालूमात किसी रिसर्च की बुनियाद पर होती है और साथ साथ एक तजर्बाकार लोग इस प्रोग्राम में बैठते हैं, माहिरीन बैठते हैं जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे गाइड करते हैं। और आज भी हमने इस प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही गुफ्तगू करनी है जो कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से दरपेश मसाइल और उनका हल, चैलेंजेस बहरिया टाउन के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मैं आपको पहले अपने मेहमान का तारुफ़ करा दूं और आगे चल के हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। मेरे साथ हैं नवीद शाह साहब, आज हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार शरीक हुए हैं। नवीद शाह साहब को हम वेलकम करते हैं। नवीद साहब रेड बॉक्स एक मारूफ यूट्यूब चैनल है, उसके ये CEO हैं, फाउंडर हैं, रियल इस्टेट के ग्रुप से ताल्लुक़ भी है इनका। इंशाल्लाह हम आगे गुफ्तगू करेंगे इनसे, लेकिन जब ये गुफ्तगू हो रही है कि प्रॉपर्टी में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बहरिया के हवाले से आपको ताज़ा तरीन ख़बर से आगाह कर दूं कि पिछले 4 दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज वग़ैरह के बाकायदा असासे ज़ब्त करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। थोड़ा सा मैं इससे गुफ्तगू कर दूँ, आपको बता दूँ कि क्या मामला है जो कि आज ये नौबत तक पेश आ गई है कि इत्तफाक़ से कि मलिक रियाज साहब के पर चूँकि पिछले कुछ अरसे से जो है मसाइल का शिकार बहरिया रहा है, ख़ास तौर पे बहरिया कराची, जहाँ एक बहुत बड़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट है, कराची से ताल्लुक़ रखने वालों की इन्वेस्टमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी रहे हैं। मैं क़बल इस प्रोग्राम में इस गुफ्तगू करने से पहले ये बता दूँ कि बहरिया टाउन कराची में रहने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह कराची बहरिया टाउन में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है मौजूदा और जो इस वक्त प्रॉपर्टी में वहाँ पर भी है, रह रहे हैं, तो उनको किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि आर्टिकल जो है बुनियादी जो आर्टिकल है 24 से लेकर 28 तक है, बल्कि 16 से भी आप लेके चले जाएं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, तो हर एक को जो राइट है प्रॉपर्टी का, रहने का, एक्सप्रेशन का, इसी तरह जो है ना उसको वो प्रोटेक्ट भी देता है क्योंकि उसने पैसा लोगों ने लगाया है। तो मज़ीद ये है कि बहरिया टाउन में ये मामला असल में क्यों हुआ, वजह थोड़ी सी बता दूं कि ये 560 अरब का फ़ैसला जो हुआ था, जो कि बहरिया टाउन ने 560 अरब की रकम अदा करनी थी गवर्नमेंट को, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था वो उसको अदा नहीं कर सका रहा था, टाल मटोल से मामला चल रहा था। इसी दौरान कराची में मलिक रियाज के ख़िलाफ़, अली रियाज के ख़िलाफ़ बाकायदा FIR भी दर्ज हुई। फिर ये हुआ कि मलिक रियाज साहब फ़िलहाल मुल्क में नहीं हैं, वो बाहर हैं, लेकिन साथ साथ मज़ीद एक मामला 190 मिलियन पाउंड का आपने सुना कि लंदन से जो रकम आई थी, UK से जो रकम आई थी, वो बहरिया टाउन ने अपने खाते में कुछ ले ली। और ये मामला कुछ ऐसा था कि तकरीबन 190 मिलियन पाउंड यानी तकरीबन 50 अरब रुपए थे, जो कि अल कादिर ट्रस्ट से इसको जोड़ा जा रहा है। और अल कादिर ट्रस्ट का मामला भी आप वक्त नहीं है मुझे बताने का, लेकिन इसकी वजह से मलिक रियाज भी अताब में आए हुए हैं। लिहाजा ये मामला आगे बढ़कर अब सूरत हाल ये हुई है कि इस वक्त मलिक रियाज साहब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे MDA से जो ज़मीन मिलनी थी वो कम मिली है, 11 साढ़े 11 हज़ार एकड़ जो ज़मीन मिली है वो कम है, मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए थी 16। तो जब ये दोबारा उसका ऑर्डर हुआ सुप्रीम कोर्ट से कि इसको बाकायदा सर्वे किया जाए, तो जब इदारों ने सर्वे किया तो उसके नतीजे में ये पता चला कि 3 साढ़े 3 हज़ार तो एकड़ा 3 साढ़े 3 हज़ार एकड़ ज़मीन एक्स्ट्रा दी हुई है। तो ये मामला आगे बढ़ता है। इस लिहाज से इस वक्त जो असासे ज़ब्त हुए हैं उसमें कराची के असासे नहीं हैं। ये ज़ब्त जो हुए हैं वो दरअसल क्योंकि पहला जो प्रोजेक्ट बना था इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो ज़्यादातर रावलपिंडी के असासे हैं मलिक रियाज साहब के, जिनको ज़ब्त किया गया है। उनकी गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ ज़ब्त की गई हैं। इसी तरह उनके दफ्तर हैं, उनके दफातर हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं तकरीबन वहीं इस्लामाबाद पिंडी में
400 जो है ना केनाल से ज़्यादा, और एक और बड़ी कीमती ज़मीन है वो भी 27 केनाल की है। ये सारे असाजात हैं इस तरह के जो कि उसी जगह पर जो है वो जब्त किए गए हैं। लेकिन बहरिया की मार्केट की हम बात करेंगे नवीद शाह साहब से भी आगे चल के, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त कराची की बहरिया टाउन की रेट जो है ना बहुत सी वजूहत की वजह से कम भी हुए हैं। तो इस वक्त हम चलते हैं ब्रेक की जानिब से, और वापस आएंगे तो नवीद शाह साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर बहरिया मामला क्या चल रहा है और बहरिया की मार्केट कैसी चल रही है, और दीगर चीज़ों पर बात होगी। आगे चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन, जिसपे हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और बहरिया के हवाले से भी, और दरपेश मसाइल और चैलेंजेस जो प्रॉपर्टी के हवाले से है, इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिहाज से, प्रॉपर्टी बाई करने के लिहाज से, ख़रीदने के लिहाज से। तो हम नवीद शाह साहब की तरफ बढ़ेंगे और नवीद शाह साहब से चाहूँगा कि मैं तारुफ भी कराएं। नवीद भाई आप अपना, और साथ साथ ज़रा सा कैसा इस वक्त देख रहे हैं मार्केट की सूरत है नवीद साहब प्लीज़। सर बहुत शुक्रिया इंतखाब भाई, आपने इनवाइट किया अपने शो में हमें। मैं इस फील्ड से गुज़िश्ता तकरीबन 7-8 साल से वाबस्ता हूँ। उससे पहले मेरा ताल्लुक तो था वो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के साथ मेरा रहा ज़िंदगी में। मैं डिफरेंट MNCs के साथ काम किया एडवर्टाइजिंग के अंदर, और डिफरेंट तरीक़ों से काम किया, अपना बिज़नेस रन करते रहे। फिर मैं रियल एस्टेट में आ गया, इसलिए कि ये फैमिली बिज़नेस था, भाई भी ये काम कर रहे थे, तो देन मुझे उसको समझने में और उसमें थोड़ा वो लगा। बट मैंने ये किया कि जो टेक्नोलॉजी थी और जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला था, उस सारे एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट किया रियल एस्टेट के अंदर। और एटलीस्ट वो जो कहते हैं कि अपने हिस्से की एक ईंट लगाई मुआशरे के अंदर, तो वो एक टेक्नोलॉजी की या एक सिस्टम की जो एक ईंट थी वो हमने DHA से स्टार्ट की अपने लगानी। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का फर्स्ट हमने यूट्यूब चैनल इस्टेब्लिश किया था, उसको लेके चल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। नाज़रीन को ये बात बताते चले कि माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस जो है नवीद शाह साहब का ही रेड बॉक्स चैनल का है, और एक अच्छी खिदमत ये अंजाम दे रहे हैं। जी सर। अच्छा, रियल एस्टेट में सर देखें, जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे गैप फील हुआ वो यही फील होता है हमेशा कि यहाँ लोगों के पास जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है वो नहीं है। तो आपके पास रिसर्च नहीं है, डेटाबेस नहीं है। जब डेटा नहीं आ रहा, रिसर्च नहीं आ रही, तो जो इन्वेस्टर है वो किसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट करे, उसके डिसीजन को कौन सी चीज़ एम्पावर कर रही है, उसे इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। सेम इज़ द केस विद एंड यूज़र। एंड यूज़र जो है वो बेचारा पैसे लेके फिर रहा होता है, उसे पता नहीं है कि वो मैं किस पे ट्रस्ट करूँ। तो माँ सवाए कि वो सिर्फ उस शख्स को देखता है कि जो शक्ल से मुअज़्ज़ज़ लगता है या जिसके बारे में चंद लोग अच्छी बात कर देते हैं, तो आप सिर्फ उसे फेस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ गैप्स हैं। अच्छा, बहरिया पे मैं समझता हूँ नवीद शाह साहब अभी पिछले कुछ अरसे में तो बहुत ही यानी लिटरेट किस्म के मतलब अफराद नहीं थे, और काम करने वाले ऐसे ही थे, लेकिन अब लिटरेट अफराद भी आ रहे हैं इसमें, और साथ साथ जो है ना लोगों की रिसर्च भी है। आप जिस तरह वो लोगों को गाइड करते रहे हैं, आपका चैनल भी गाइड करते रहे हैं, तो इसी तरह अब आने वाला वक्त में जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं exactly. इससे भी अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। इसका क्रेडिट इंतखाब साहब बहुत अच्छा जाता है। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे अच्छा आपका चैनल चलता है। जो अच्छा एक इसका मैं समझता हूँ जो क्रेडिट देना चाहिए वो बहरिया को जाता है। बहरिया के साथ 10 मसले हैं। हम लोगों ने, एक तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो एक बिजनेसमैन है ना, उसका इमेज हमने पाकिस्तान में बहुत नेगेटिव बना दिया है। तो अगर आप उंगलियों में गिने कामयाब बिजनेसमैन, तो हमें शायद 10-12 से ऊपर नाम हमें याद नहीं कि ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मलिक रियाज एक वन ऑफ द केस स्टडी है पाकिस्तान के अंदर। अब जब आदमी ऊपर जाता है, जब आप एक क्लब से ऊपर एक करोड़पति से आप एक अरबपति के खरबपति के क्लब में दाखिल होते हैं, तो लामहला आपके साथ जो है वह कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। अब आपको कोई ऐसी लैंड आप ले नहीं सकते ओपन जाके, किसी को लैंड बैंक नहीं बना हुआ। नबी साहब बिल्कुल सही, दिस इज द मॉडल। पाकिस्तान में एक अच्छा मॉडल दुनिया में जिस तरह देखे जाते हैं वो पेश किया गया। मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ असल में जो मुतासिरीन है ना, वो अगर कंपनसेट कर दें, आज भी हम तो चैलेंज कहता हूँ, अगर वो आज भी अगर कंपनसेट करते तो उनका नेगेटिविटी जो परसेप्शन है वो बहुत क्लियर हो जाएगी। वाकई ये बात तो सही है कि एक मॉडल है ये। बिल्कुल, वो हम भी ये कहते हैं कि जो आपके जो इफेक्टिव्स हैं वो इफेक्टिव्स होने नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ किसी भी बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक कस्टमर आपको 4 क्लाइंट्स ला कर देता है, लेकिन अगर आप थोड़े से भी बुरा काम करते हैं तो एक बुरा कस्टमर जो है वो आपके 20 क्लाइंट ले जाता है। तो ये तो हम हमेशा कहते हैं, बहरिया टाउन हो या कोई भी बिल्डर हो, डेवलपर हो, लामहल्ला अगर वो अपने इफेक्टिव्स का ख्याल नहीं करेगा तो उसको फेस करना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन सब इसमें मसला ये है कि देखें, कराची एक ऐसा शहर था कि जो वर्टिकल ऊपर जा रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ कि कराची को आप हॉरिजॉन्टल देख लें, जैसे पंजाब में हम देखते हैं, तो शायद आपका कराची जो है वो रहीमिया खान तक पहुँच जाए।
अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल और एक छत पे आप इसको देखेंगे तो एक ग्राउंड प्लस 6, 7, 8 की बिल्डिंग बहुत नॉर्मल यहाँ पे शहर में बनती आई हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से। तो इस शहर में वो जब एक बहरिया जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब यहाँ पे इन होता है, जो हमारे लैंड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिंधी ज़ुबान के अंदर हैं, एक सूबाई हुकूमत बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट थे, वो उसको उस तरह से शायद ग्रिप नहीं कर सके, उनको लेकर जो लोगों ने चलना था वो उसको उस तरह से उनको नहीं लेकर चल सके, मसाइल हुए। दैन सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, हम सब ने देखा, वहाँ पे डिसीजन हो गए, उसके ऊपर बहरिया ने अपनी जो भी उन पे पेनल्टीज़ लगी उनको रास्ता दिखाया गया, वो उन्होंने पे करनी शुरू की। जो इसकी अच्छी चीज़ है जिस तरह जहाँ से हमने शुरू किया था कि जो यूथ है जो अभी यंगस्टर्स आए मार्केट के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो बहरिया को जाता है। हमने कभी नहीं, जब मैं इस फील्ड में आया था मैंने कभी नहीं देखा था कि मैं जब हायरिंग करने बैठा था मुझे बड़े मसले होते थे कि कोई बच्चे को आप BBA बच्चे को या ग्रेजुएट को आप बोलें कि आप रियल एस्टेट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो वो आदमी है जो शायद मैट्रिक पास है या इंटर पास है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसने वो ब्रोकर बन गया, वो बिल्डर बन गया, सब DHA में या कहीं भी हम देखते थे तो ऐसे ही काम हो रहा था जो मेरे जहन में इमेज था। तो लेकिन अब वो इमेज बिल्कुल बदल गया है और हमने कभी ये सोचा नहीं था कि यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़कियां भी जो है वो आके बैठी हुई होंगी और काम कर रही होंगी। तो अब तो आप बहरिया टाउन में जाएं या किसी भी जगह DHA में जाएं, आपको हर ऑफिस में फीमेल्स की प्रेजेंस आपको लगती है। ग्लोबली तो फीमेल्स की तादाद काम करने में रियल एस्टेट में बहुत डबल होती है मेल से हमेशा, तो ये क्रेडिट उसको जाता है। प्लस ये कि उन्होंने जो कराची के बिल्डर्स को जो चीज़ सिखाई, अब बात के साथ हम अक्सर बैठते हैं वहाँ हम सुनते हैं बातें, बहरिया के मुखालफत तो बहुत है, लेकिन उस जो रोल जो उसने आपको खड़ा कर दिया स्ट्रक्चर ला के, उसको अगर हम एज अ रोल मॉडल देख लें और उससे बेहतर करने की कोशिश करें, तो क्या सुजानी का क्लाइंट नहीं चाहता कि मुझे वो लाइफस्टाइल मिले? क्या स्कीम 33 का क्लाइंट नहीं चाहता कि मुझे वैसा घर मिले, मेरे घर के बाहर सड़क सही हो, मेरे घर के बाहर फूल लगे हुए हों, कोई उसको मेंटेन कर रहा हो, लाइट्स उसकी प्रॉपर जल रही हों? तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं दे पा रहा यहाँ का बिल्डर, क्यों नहीं दे पा रहा, यहाँ की अथॉरिटीज़ क्यों नहीं दे पा रही, जो पैसे भी ले रही हैं और ऑलमोस्ट उतने ही पैसे ले रही हैं? लोगों को शिकवा इस बात का भी है कि वहाँ पे इन्होंने जो है ना चार्जेस जो लगा दिए, यूटिलिटीज चार्जेस बढ़ा दिए हैं और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, पहले भी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत पैसे बढ़ा दिए थे, फिर उसको प्रोटेस्ट हुआ काफ़ी, तो उन्होंने कम किए। तो ये लोगों की क्या कंप्लेंट्स को देखें ना आप सर, देखें किसी हद तक सही भी है, क्योंकि बहरिया ने जिस रेट पे वो चीज़ें दी हैं ना, वो रेट मतलब 2 बेड का अपार्टमेंट बहरिया ने दिया था 26 लाख रुपए का जब लॉन्च किया था उन्होंने, और उसमें भी कुछ डिस्काउंट्स थे, तो जो एक्चुअली कस्टमर को मिला था वो 22-23 लाख रुपए का उसको अपार्टमेंट मिल रहा था। अब 22-23 लाख रुपए के अंदर 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कराची में आपको देखिए कहाँ मिल पाता है आपको। तो अल्टीमेटली वो लो कॉस्ट था और अपने पल्ले से वो दे रहे थे। तो अब जब उन्होंने इतना बड़ा सिस्टम चलाना है, मतलब आप अगर बहरिया जाएं मेन गेट से आप एंटर हों तो शायद स्पोर्ट्स सिटी या एंड जाने तक जहाँ पे एफिल टावर है या बहरिया ग्रीन्स का जो एरिया है, वहाँ जाने तक आपकी गाड़ी कम से कम 25-26 किलोमीटर आप ड्राइव कर चुके होते हैं। तो 25-26 किलोमीटर ड्राइव का मतलब ये है कि आप, और इस दौरान आपके ऊपर पूरी सड़क के ऊपर जो है वो लाइट्स जल रही हैं, कोई एक बल्ब आपको फ्यूज़ नहीं मिलता। तो इसकी एक कॉस्ट है जो ऑब्वियसली वहाँ रहने वालों को मेंटेनेंस पे करनी है। ये मसाइल हम शहर में देखते हैं कि यहाँ जो भी बिल्डिंग बनती है जिसकी उम्र 10 साल 15 साल से ऊपर हो जाती है, वहाँ की इवन सोसाइटी भी उसको मैनेज नहीं कर पा रही होती, जो अंदर एसोसिएशन बनती है वो भी मैनेज नहीं कर पा रही होती। तो अगर वो उस लेवल का सिस्टम देना चाह रहा है, वो लाइफस्टाइल देना चाह रहा है, तो उसकी एक कॉस्ट। अच्छा, इस वक्त रुझान किन जगहों पे बहरिया में लोगों का रुझान किन प्रेसिडेंट्स में या किन प्रोजेक्ट्स में है? अच्छा, बहरिया में सब देखें 2 किस्म के लोग थे। एक तो ये है जो वहाँ पे गए हैं, मेजर तो इन्वेस्टर है। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर की बहुत बड़ी तादाद है। अगरचे घरों की शॉर्टेज है, होना एंड यूज़र ज़्यादा चाहिए, बट एंड यूज़र तब आएगा जब बैंकिंग सेक्टर उसको सपोर्ट करेगा, बैंक लोन्स मिलेंगे, जो कि हमने देखा लास्ट गवर्नमेंट में कुछ शुरू हुआ था तो तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी बैंक लोन्स की तरफ, वहाँ भी मसाइल आ गए। इन्वेस्टर हमेशा रियल एस्टेट इंडस्ट्री चला रहा है पाकिस्तान की। एक रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन आपकी कुछ 60% जो प्रॉपर्टी है उसकी जो बाइंग पावर है वो सिर्फ 10-12% लोगों के हाथ में है, 60%। ठीक है, अब घरों की शॉर्टेज आप देखते हैं तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि जी आपके पास कोई 1 करोड़ और 15-20 लाख घरों की शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर। हर साल 6-7 लाख घरों की शॉर्टेज मजीद बढ़ती जा रही है और आपका पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके हम उसको जो है वो बमुश्किल 50% भी हम उसको नहीं अचीव कर पाते ईयरली बेसिस पे। तो हर साल मजीद वो तादाद 3-4 लाख बढ़ जाती है घरों की। होना ये चाहिए कि एंड यूज़र हो, उसको मौजूद हो, गवर्नमेंट इतना इंसेंटिव्स दे कि वो लोगों को छत मिल सके। लेकिन लोग आते हैं प्लॉट्स पे, लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बहरिया में भी यही सिनेरियो है। बहरिया ने अपनी जो कंस्ट्रक्टेड चीज़ें दी थी वो ऑलमोस्ट सारी डिलीवर कर चुका हुआ है। जो बहरिया होम्स थे, शुरू के कायद विला, इकबाल विला, प्रिंसन 19 के अपार्टमेंट्स थे, आगे के प्रिंसन 10 वगैरह के विलास थे, बहरिया हाइट्स था, वो सब चीज़ें तकरीबन दे चुका है। स्पोर्ट्स सिटी वगैरह सब चीज़ें दे दी उसने, पैराडाइज भी डिलीवर हो गया। अब शायद कुछ परसेंटेज, बहुत निग्लिजिबल परसेंटेज होगी जो उसमें रिमेनिंग होगी। मेजर ये होता है कि जो इन्वेस्टर आता है वो करता है ट्रेडिंग।
कि मैंने प्लॉट बाय किया, मैं उस पर वेट करूंगा 15-20 दिन, मार्केट में ब्रोकर उस पर काम कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जी इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। 10 दिन बाद वो प्लॉट जो है वो आपको 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये और क्या बायर आएगा, वो खरीद लेगा उसको, देन वो चीज़ 2 लाख ऊपर चली जाएगी। तो इसी तरह से रियल एस्टेट डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। अभी जो इंडस्ट्री बैठी है, जो बहरिया में भी और पूरी, अच्छा सिर्फ बहरिया के साथ नहीं है, पूरे कराची में इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई है, बिल्कुल सही। और सर उसमें यह है कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है ना, वो फिर भी स्टेबल है, वो पूरे पाकिस्तान में स्टेबल है। स्कीम 33 में हम देख लें या हम सुपर हाईवे देख लें, कहीं भी देख लेंगे आप तो आपको स्टेबल मिलेगी। प्लॉट्स में मसला आएगा क्योंकि प्लॉट्स में बेसिकली इन्वेस्टर है, वो वहाँ पे काम करता है। अच्छा ज़ाती तौर पे मैं वैसे प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के इतना हक में नहीं हूँ क्योंकि वो एक किस्म के लिए आपकी इकोनॉमी के लिए इतनी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती वो वाली। तो ये है। बाकी बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त रेंटल थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि जो ज़्यादा तादाद वहाँ पे अभी आबाद थी कराची से थोड़ा फासले के ऊपर है, अगरचे उन्होंने बसेस वगैरह चलाई हैं सारी, लेकिन जो पंजाब से लोग आए हुए थे वो यहाँ से मूव कर गए। मीनवाइल ये हुआ कि बहरिया ने एक बहरिया पेशावर लॉन्च कर दिया, BT के फेज़ 2 लॉन्च कर दिया, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूज प्रोजेक्ट्स दोबारा से लॉन्च कर दिया। बहरिया का ये मसला ये भी तो सुनते हैं कि वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, खुद बहरिया का जो है इंतज़ामिया है, मालिकान है, वो भी तो पैसा इधर से खुद अपनी मर्जी से बहरिया को उठाते हैं, अपनी मर्जी से गिराते हैं नीचे। सर ये तो जब कोई नया प्रोजेक्ट हुआ था तो डीलर समेत बहुत से लोग वहाँ चले जाते हैं, पेशावर शुरू हुआ तो वहाँ चले गए, ये क्या हकीकत? सर देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो शायद इलॉन मस्क भी करता है, ट्विटर खरीदता है, ट्वीट करता है, ऊपर नीचे करता है भाव उसका, माइक्रोसॉफ्ट वाला भी करता होगा, एक स्टॉक के लोग भी करते होंगे, इंडिया में भी होता होगा, पाकिस्तान में भी होता होगा। देखिए बिजनेसमैन जो है ना, उसने तो लूप होल तलाश करने हैं पैसे को कमाने के या बढ़ाने के अपनी दौलत को। यहाँ पे ना एक्चुअली मसला आता है रेगुलेटर का कि आपका रेगुलेटर कौन है। यानी गवर्नमेंट का जो काम है वो है रेगुलेशंस बनाना, उसको कंट्रोल करना। सो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पा रही, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं मैनेज कर पा रही, आपके मतलब लाइक एक बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके भाग कैसे सकता है, या वो लॉन्च कैसे कर सकता है प्रोजेक्ट जब तक कि उसके पास पीछे पूरे NOCs नहीं हैं या गवर्नमेंट उसको प्रॉपर तरीके से बाउंड नहीं कर पा रही। तो रेगुलेटर ने अपना किरदार अदा नहीं किया। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा मसला रेगुलेटर साइड के ऊपर है। आप किसी भी बंदे को, मतलब आप अगर एक केले की रेडी लगाने वाले को भी लूप होल देंगे तो वो कर लेगा, तो वो ये हम मौका ना दें किसी इंसान को करने के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी सर ये है कि बहरिया टाउन के अंदर, कराची में बहरिया देखें, आप बहरिया की एंट्री देखें जब यहाँ पे होती है, तो जो सक्सेस मैं समझता हूँ मलक रियाज को यहाँ से मिली, बहरिया टाउन से मिली है, वो शायद बहरिया, लाहौर और पिंडी से भी वो हासिल नहीं कर सके जो उनको वेलकम मिला। उसकी वजह सर ये थी कि अच्छा BTK 2 कैसा चल रहा है इस वक्त? BTK 2 अभी इस वक्त चूँकि बिल्कुल स्टार्टिंग में है, काम वहाँ पे हमने सुना कि हो रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से शायद नहीं हो रहा। उसके में एक ऐसे वक्त शुरू हुआ ज़ाहिर है BTK, जबकि इस वक्त प्रॉपर्टी डाउन थी और साथ साथ महंगाई ज़्यादा हो गई। तीसरी बात ये कि पेट्रोल की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी पिछले दौर में कि तो बहरिया भी खाली होने लग गया, इसीलिए कि लोगों को फीजिबल नहीं रहा कि वहाँ जाएँ। तो भाई अगर वो उसके 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं पेट्रोल पे, तो 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा देके यहाँ पे रेंट पे जगह ले ले, तो ये भी थोड़ा सा ये चीज़ें सोचेगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप किसी से बात करते हैं ओवरसीज, जब हमारी बात होती है तो वो 2-3 चीज़ें सोचते हैं। एक तो वो सबसे पहले किसी भी मुल्क में जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, इन्वेस्टर वहाँ पर थोड़ा देर के लिए होल्ड करेगा। तो वो हमने देखा 1.5-2 साल से हम उससे एक फेज़ के अंदर है। सेकेंड जो है वो ये है कि बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त किया हुआ है, और इन्वेस्टर को बनस्बत इसके कि वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट डाले, वो कहता है कि मैं बैंक को दे दूं, मुझे 22% मिल रहा है। तो अब 20-22% की आप अगर ROI देखते हैं किसी उसके ऊपर, तो ये बहुत बड़ी एश्योरेंस है, बहुत बड़ी एश्योरेंस है। अब दूसरे एंड पे हम देखते हैं कि बैंक का जो पैसा है वो भी तो कहीं जाना चाहिए। मैंने, अगर आप एक बैंक है, मैंने आपको दे दिया और आपने मुझसे 22% आप मुझे दे रहे हैं, तो आप वो पैसा आगे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में पैसा जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री लग रही है, लाइक आपका कोई टेक्सटाइल बूम कर रहा है, ऑटोमोबाइल कोई जा रहा है, या कहाँ जा रहा है पैसा वो। तो वो पैसा जो है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा, वो शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वापस से बोरो कर रही है आगे फर्दर। तो ये वाले सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट थोड़ी सी इस वक्त डिस्टर्बेंस में चल रही है, या इन्वेस्टर कहेंगे इन्वेस्टर थोड़ा बैक कर गया, जिसकी वजह से प्राइसेस हम देखते हैं कि नीचे आ गई हैं। अच्छा इंतखाब साहब, ये सबसे बेस्ट टाइम है मैं समझता हूँ एंड यूज़र के लिए, जिस बेचारा, क्योंकि असल में तो एंड यूज़र है, 1.25 करोड़ घर उसके पास मौजूद नहीं है। एंड यूज़र की बदकिस्मती से हमने ट्रेनिंग नहीं की। मैं एज ए इंडस्ट्री स्टेक होल्डर मैं भी बात एडमिट करता हूँ, हमेशा फोकस हमारा रहता है इन्वेस्टर की तरफ। अब इन्वेस्टर अपने पैसे को देखता है, वो उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी कि इसमें क्या होगा, इस मुल्क में या क्या चीज़ होगी। सो एंड यूज़र के लिए हमें काम करना चाहिए हमेशा, और उसको बेनिफिट मिलने चाहिए, और वो आए अपनी इन्वेस्टमेंट लेके, ताकि वो एक चीज़ को जो फर्स्ट टाइम जो बायर जो बनता है आदमी, उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको बैंक भी उसको सपोर्ट करे। तो बैंक लोन्स में, बैंक फाइनेंसिंग में ईजी प्रोसेस होने चाहिए।
हाँ, साथ साथ नबी साहब, इस वक्त ये सूरत हाल है कि आगे आने वाला वक्त आपने क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टाइम बताया, इस लिहाज से भी नाज़रीन अच्छा है कि इलेक्शन करीब है और तकरीबन 10 दिन के बाद इलेक्शन है मुल्क में। और जब इलेक्शन नहीं होते, जब नहीं थे तो एक गैर यकीनी कैफियत होती है मुल्क में, कुछ अरसे से गैर यकीनी कैफियत है और गैर यकीनी अनसर्टेनिटी में बिजनेसमैन कभी भी अपना पैसा नहीं लगाता, इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाता, लोग भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आगे क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी नहीं हो रहे होते हैं। और अब जब नबी साहब ने बात बिल्कुल सही कही कि दिस द गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्यों, इसलिए कि अब जो इलेक्शन हो जाएंगे तो एक 5 साल तक पुरअमन माहौल हो जाएगा। ज़ाहिर है उस वक्त लोगों की मुट्ठी खुलती है। मसला ये होता है कि लोग मुट्ठी नहीं खोलते, पैसा है मौजूद, पैसा लोग लगाना चाहते हैं, चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन हर एक ने अपनी मुट्ठी बंद की हुई है। जब मुट्ठी खुलती है, हालात अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर ये पैसा सर्कुलेट होता है। जब पैसा सर्कुलेट होता है नाजरीन, तो फिर नेचुरली हर एक उसके फ़ायदे उठा रहा होता है। ज़ाहिर है कि जब इस इंडस्ट्री से मेरे ख्याल में 40 से ज़ायद तो इंडस्ट्री वाबस्ता है, 70, मोर देन 70 कहते हैं कि 70, अगर देखा जाए उसकी बारीकियों में जाए तो 72 तकरीबन कही जाती है कि 72 इंडस्ट्रीज़ इस प्रॉपर्टी से और इस रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता है। तो यकीनन एक पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि उसके क्या नुकसानात और क्या नेगेटिव यानी एस्पेक्ट हो सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी के हवाले से जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आई है। साथ साथ ये भी है कि आने वाले वक्त में जब यकीनन अब इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उस वक्त टैक्सेस की क्या पॉलिसी आती है। टैक्सेस इस वक्त मेरे ख्याल में 22%, 20-22% तक, तो क्या ख्याल है इससे भी जाते हैं क्योंकि ये जब 7 इन्होंने इंप्लीमेंट किया है तो उसके बाद तो काफी मसले मसाइल शुरू हो गए। फाइलर के लिए भी मतलब ये तकरीबन 11-12% बन जाता है। उसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ी वो चीज सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि लोगों को समझ नहीं आ रही है कि क्या होगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई है जिसपे इन्होंने ये बोला है कि सूबाई हुकूमतों को कहा गया है, हाई कोर्ट्स को, कि भाई आप अपने डिसीजन लेकर आए। 7 के अगेंस्ट ही मेरे ख्याल में कुछ चल रहा है। जो डीम्ड इनकम की बात हो रही है, आपकी अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो आपने भले उस पर आपको वो गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है कि आपका इसके ऊपर ये रेंट आ रहा है और आप इस पे इतने % पीछे हमें दें, तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो इन सब चीज़ों से भागता है क्योंकि उसको फिर सिस्टम में मैं समझता हूँ कि नवीद भाई, गवर्नमेंट जब भी कोई डिक्लेयर करती है पॉलिसी, उससे पहले अच्छे हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रॉपर्टी में जो काम करने वाले हैं, बिल्डर्स हैं, इनसे एक डिस्कस करें और एक दूसरे की बात सुनी होती है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें जो है सामने बेहतर आ सकती हैं वो। बिल्कुल। साथ साथ नाज़रीन को ये बात मैं बताता चलूँ, इस वक्त यकीनन पिछली गवर्नमेंट थी वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी और उसमें उन्होंने जो पॉलिसी लेकर आए तो उन्होंने टैक्सेस का इजाफा किया। मज़ीद चैलेंजेस में ये बात भी है कि इस वक्त IMF भी वो गर्दन पकड़ रहा है, तो प्रॉपर्टी की गर्दन पकड़ रहा है या उसमें इन्वेस्टर्स की गर्दन पकड़ रहा है। और ये भी इम्कानात मौजूद है कि प्रॉपर्टी में मज़ीद टैक्सेस बढ़ेंगे, इसलिए कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो है कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है लेकिन उस पर टैक्सेस अदा नहीं करती। बाकी नवीद साहब ने ये बात सही कही कि ये टेंडेंसी कि लोग प्लॉट में पैसा डाल दें, उसके बाद सो जाएं, पड़ा रहे, बरस तक ये पड़ा रहे, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। रकम, पैसा जब रोल होता है मार्केट में, सेल परचेज हो रही होती है, तो इसके फ़वाइद जो है हर एक को मिल रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद इस इंडस्ट्री से, जो मैंने बताया कि 72 ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि लाखों अफराद जो है एक शहर में, लाखों अफराद, सिर्फ कराची में भी मैं समझता हूँ कि 10-20 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि बाकायदा इस वक्त स्टेट का काम कर रहे हैं, उससे वाबस्ता हैं। साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त रुझान लोगों का प्रॉपर्टी में इसलिए होता है कि इंडस्ट्री यहाँ तब आए। यहाँ पे जब इंडस्ट्री कोई कायम करने जाए नवीद साहब, तो होता ही है कि गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, कई प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट, अगर ये आने वाली गवर्नमेंट से मेरा मैसेज है, पैगाम है और अपील है कि इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करने के लिए या उनकी जो ज़रूरियात उसको पूरी करें, इंडस्ट्रीज़ को फॉर्म करें, बिज़नेस को बेहतर अंदाज में फॉर्म करें और उनको सपोर्ट करें इदारों को, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का रुझान यकीनन जो है प्रॉपर्टी की तरफ कम हो जाएगा।
बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो कि इंडस्ट्री से वाबस्ता है, लेकिन उनकी एक बड़ी रकम प्रॉफिट की वो चली जाती है प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो उसको सेफ भी समझते हैं और साथ समझते हैं कि यार रिटर्न तो आगे अच्छा मिल जाता है प्रॉपर्टी के हवाले से। तो आप भी कोई इसमें एडवाइस करें कि जिसकी वजह से ये इन चैलेंज का मुकाबला हो सके बॉस? सर देखिए, हम ये कहते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर और एंड यूज़र, वो हमने अपने जो एंड यूज़र है ना उसको, वो क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टर माइंडसेट से साथ चल रहा है। अच्छा, वो ये समझता है कि जी मार्केट चल रही है तो मैं आऊँगा बाइंग करने के लिए, जो कि एक बिल्कुल गलत ट्रेंड है। एक्चुअली जिस वक्त प्रॉपर्टी बैठती है, जिस वक्त प्रॉपर्टी के प्राइसेस नीचे हो जाती हैं, वो होता है बाइंग टाइम। अच्छा, हमने उनकी बाइंग टाइम की तरह ट्रेनिंग ही नहीं की हुई कि ये इस वक्त जो है वो बाइंग का बिहेवियर चल रहा है, अब आप बाइंग करो तो आपको बेनिफिट होगा। वो रियल एस्टेट में कहते हैं ना कि हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम गुज़िश्ता कल था, जो कल गुजर गया, और नेक्स्ट अच्छा वक्त अभी है, तो आप अभी खरीदें और आप उसमें थोड़ा सा होल्ड करें। अब और 6 महीने 1 साल के बाद अभी आप देखेंगे, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि जी पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, हालात सर्टन हो जाएंगे, IMF से हमारी डील हो जाएगी, एक आध इंस्टॉलमेंट वहाँ से आ जाएगी, बजट वगैरह पेश होगा, एक आध हम शायद कोई एमएसटी स्कीम लॉन्च कर दें, कुछ और लोगों को कुछ किसी हमारे दोस्त मुल्क से कुछ ना कुछ इमदाद मिल जाएगी। तो हाँ, ये सब ब्रेक का टाइम हो गया है, चलते हैं ब्रेक की जानिब और वापस आएंगे तो नवीद साहब से हम गुफ्तगू करेंगे कि अब रियल इस्टेट्स के इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से टिप्स हैं, इस पर बात करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और प्रॉपर्टी में लोगों की रहनुमाई नहीं है। हम अपने प्रोग्राम में ये बात कहते आए हैं और आपके लिए ये प्रोग्राम इसलिए बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है कि यहाँ आपको प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से टिप मिलेगी। आप अगर मकान बनाना चाहें उसके हवाले से टिप्स मिलेगी, अगर आप प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उस पर आपको टिप मिलेगी, छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, हर तरह की टिप्स भी आपको मिलेगी, रहनुमाई मिलेगी। साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में वो फ्रॉड का है। अच्छा, फ्रॉड भी इसलिए नाज़रीन होता है इस प्रॉपर्टी में कि अब प्रॉपर्टी हो गई है महंगी और पहले लोग तवज्जो नहीं देते थे। आज बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि स्कीम 33 में जिन्होंने 2-2, 4-4 लाख रुपए का प्लॉट लिया था, लाख रुपए का लिया था, उसके बाद पूछा भी नहीं, पलट कर मालूम चला कुछ अरसे में वो प्लॉट की वैल्यू करोड़ों में चली गई। अब जब करोड़ों में चली गई तो फिर झगड़े भी बढ़ गए क्योंकि वर्थ जो है बढ़ गई। तो लिहाजा एक प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फ्रॉड की वो ये है कि वहाँ पे पैसा बनता है, वहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत लोगों को अच्छा मिला है। और पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान कभी नहीं हुआ। और हम ये बात कहते आए कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हों, सही हों और आपने अच्छी चीज़ का इंतखाब किया हो तो आपकी प्रॉपर्टी फंस भी जाए तो एक अरसे के बाद वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसका कंपनसेशन मिल जाती है या आपको बहुत अच्छा फ़ायदा उसका हो जाता है। साथ साथ मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पैगाम भी हुकाम तक पहुंचा दूं। आप ये सुनते होंगे कि एक फला जगह गांव में, पंजाब में ले लें, सिंध में ले लें, कई जगहों पे एक साथ 17-18 अफराद को धुन दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। शहर कराची में भी बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, फला ने दोस्त को कत्ल कर दिया। इस तरह के कत्ल व गारतगरी के वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ भी रहे हैं। वजह वही है कि प्रॉपर्टी की कभी वैल्यू पता नहीं थी, कम थी, अब वो कई गुना, हज़ारों गुना ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। जो चीज़ करोड़ों में चली जाए, अरबों में चली जाए तो फिर वहाँ कत्ल व गारतगरी होगी। लेकिन निप इन द बड मसला ये होता है कि जब एक थाने के अंदर ये रिपोर्ट की जाती है, किसी ने कहा मेरी प्रॉपर्टी में वो डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे थ्रेट कर रहा है और मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जे के खतरे का खतरा है और खून खराबा हो सकता है, तो उस वक्त पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती? पुलिस सो रही होती है, पुलिस को एहसास नहीं होता कि वहाँ पे क्या हो जाएगा। यही कंसेंसस डेवलप होते हैं कि जब वो एक शख्स जो कमज़ोर है उसको कोई सुनवाई उसकी नहीं होती, इदारे उसको सुन रही नहीं होते, उसके पैसा नहीं होता कि वो कोर्ट्स में जाए और अपना केस लड़ सके। और पुलिस मदद करती है, सपोर्ट करती है माजरत के साथ उन लोगों को जिनको मालदार लोग होते हैं, पैसा होता है, असर होता है। आज सियासत में भी आने वालों की बड़ी तादाद ऐसी है जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके पीछे भी प्रॉपर्टी है। और घपलों में भी बड़े बड़े नाम उन्हीं के हैं जो जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें और पूरे मुल्क में देख लें कि अब बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी के होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज रखते हैं कीमती, वहीं लोग इलेक्शन में लड़ रहे होते हैं। आज भी जो इलेक्शन लड़े हैं उनमें बहुत बड़े नाम ऐसे हैं जो कि मालदार हैं, वो उनकी बहुत बड़ी तादाद में ज़मीनें हैं। और अब लोग जो हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए भी इलेक्शन में आते हैं और फिर घपले कर रहे होते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को, नाजायज़ प्रॉपर्टी को भी बचाने के लिए फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं और जीतने के बाद फिर ये तमाशा चलता रहता है। लेकिन
वो इदारे जिसको चेक करना चाहिए, चाहे वो जो है डेवलपमेंट के इदारे हों, चाहे वो सरकारी इदारे हों, या कम से कम जिस तरह मैंने बताया कि पुलिस उसी वक्त अगर अलर्ट हो तो ये मामला इतना ना बढ़े और कत्ल गारतगरी तक ना पहुँचे। तो नवीद साहब मौजूद हैं जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि लोग फ्रॉड से क्यों फ्रॉड हो जाता है लोगों को और किस तरह फ्रॉड से बचे। तो मैं चाहूँगा नवीद शाह साहब एक ज़ीरक इंसान है और प्रॉपर्टी भी एक पुरानी नज़र है, तजर्बा है। जी नवीद शाह साहब प्लीज़। सर, फ्रॉड इंतखाब साहब तभी होता है जब आप आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं किसी पे। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो आप फ्रॉड कभी आपके साथ हो नहीं सकता। सो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट में जाएं, हमेशा ऐसे कंपनी से डील करें जहां पे आप सबसे पहले उनसे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आप उनके तमाम एनओसीज चेक करें, आप बिल्डर का जो पोर्टफोलियो है वो चेक करें, उसकी हिस्ट्री चेक हो। देन उसके बाद आप उससे कोई माइलस्टोन्स तय करें कि आप क्या काम कर रहे हैं, कब तक आपकी डिलीवरी कब है, उसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूँगा। बाहर के मुल्कों में तो एस्को अकाउंट्स होता है, हम भी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट यहाँ पे कि अल्लाह करे ये चीज़ बन जाए हमारे यहाँ भी, मुस्तबिल करीब में नज़र नहीं आ रही अभी। तो अगर ये वाले तमाम मॉडल इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो फिर नहीं होता। मैं आपको मिसाल दूं, जैसे बहरिया टाउन के अंदर अभी इस वक्त हम काम कर रहे हैं। बहरिया की मार्केट, बहरिया क्या पूरे पाकिस्तान में प्लॉटिंग की मार्केट कहते हैं डाउन है या काम नहीं हो रहा, रियल स्टेट लोग बात करते हैं 30% डाउन है या 40% डाउन है। अभी एक प्रोजेक्ट हम जिस पे काम कर रहे हैं पैरागॉन डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है विदन बहरिया में, पैरागॉन जो है यस विदन बहरिया। 2017 के अंदर एक उन्होंने अलग से एक लैंड एक्वायर की, को 19 एकड़ का पीस उन्होंने लिया। उन्होंने एक उसको गेटेड कम्युनिटी बनाई, यानी लोगों को नहीं पता विदन बहरिया भी गेटेड कम्युनिटी बन सकती है, जो पैरागॉन ने बनाई। पैरागॉन एक बहुत बड़ा नाम रहा कंस्ट्रक्शन के अंदर हमेशा से, इवन इमार की कंस्ट्रक्शन वो कर रहे हैं, इस्लामाबाद में टेलीनॉर का हेड ऑफिस उन्होंने बनाया। तो कंस्ट्रक्शन में वो ऑलरेडी बहुत बड़े थे। बहरिया बड़ा नाम था। बहरिया के अंदर मेरे ख्याल में कोई मोर देन 60% जो कंस्ट्रक्शन हम बहरिया की देखते हैं, अगर आप दफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से स्टार्ट करें, उनके ग्रैंड मॉस पे आ जाएँ या थीम पार्क देख लें या बहरिया से बाहर निकलने का इंटरचेंज देख लें, ये सब चीज़ें पैरागॉन बना रहे हैं। सो पैरागॉन ने क्या किया कि उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट वहाँ पे डेवलप किया। 2021 में उन्होंने लॉन्च किया था 4 टावर। मुझे अच्छी चीज़ जो लगती है प्रोजेक्ट बिल्डर की, डेवलपर की, एज अ डेवलपर जब उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को वो वैल्यू दी है जो वो देखते आए कि हम इमार के साथ कैसे काम कर रहे हैं या हम बाकी लोग हमसे कैसा काम करवा रहे हैं। इमार एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बाहर से आया हुआ है, तो उन्होंने सेम वो क्वालिटी वहाँ पर देने की कोशिश की है। अच्छा, मतलब अगर कोई एरिया है तो उसका 80% एरिया उन्होंने बिल्कुल वेकेंट छोड़ दिया। अब हम ये किसी बिल्डर से, डेवलपर से ये चीज़ नहीं उससे एक्सपेक्ट कर सकते कि भाई आप 19 एकड़ पे सिर्फ 4 टावर बनाओगे। तो उन्होंने सिर्फ 4 टावर बनाए और उसमें से 2 डिलीवर कर दिए, 2 तकरीबन कंस्ट्रक्शन में खड़े हुए हैं। तो अब इन हालात के अंदर भी जो आदमी उसको देखता है या विजिट करता है वो फौरी तौर पे उसकी बुकिंग की आ जाता है, बुकिंग पे आता है उसको देखे, क्योंकि आंखों देखी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है। सो हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हुए ये सब चीज़ें देखते हुए देखना चाहिए। ये पैरागॉन वैसे इनकी क्या अभी पोजीशन कब तक मिलेगी यहाँ पर? सर देखें, इनके 4 टावर्स हैं। टावर ए जो है उसकी पोजीशन दिए, प्राइस वगैरह क्या है वहाँ पे? वैसे टावर ए की पोजीशन दे चुके हैं, बी की अभी हो रही है पोजीशन, नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी। सी और डी की एक की पोजीशन दिसंबर में है और एक छोटा यूनिट कितना होगा उसमें? अच्छा, इसका बहुत बड़ा मसला नवी साहब ये कि लोग बहरिया में अभी भी बाइंग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी कीमतें चीज़ें अभी भी कम होने के बावजूद भी काफ़ी हैं। सर देखें, इन्होंने सबसे खूबसूरत, अच्छा इनकी जो सीईओ है ना वो खातून है, यंग लेडी जो है वो मैडम अनम उनका नाम है। अच्छा, वो इस विजन के साथ काम कर रही हैं कि वो जो वैल्यू है ना वो पास ऑन करें एंड यूज़र तक। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्ट्रेटजी ये दी है कि भाई आप 50% पेमेंट दे दो और आप पोजीशन ले लो, बाकी पैसे आप रहते हुए दें। सो ये इन हालात में बहुत अच्छी ऑप्शन है किसी आदमी के लिए। इवन वो इन्वेंट्री भी जो बिल्कुल रेडी है। अब अगर आप उनका वो टावर देखें जहाँ इस वक्त तकरीबन 35 फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ पे आप अपार्टमेंट लेते हैं और आप आधे पैसे, आप ऑलमोस्ट बैंक के साथ भी आप यही डील करते हैं ना जब आप उसको अपने बैंक फाइनेंसिंग पे जाते हैं, तो आप उसी तरह से यहाँ पे काम करें। 50% पेमेंट दीजिए, आप यहाँ रहिए, बाकी पैसे आप रहते हुए अदा करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने ये किया कि देखें लोग क्या करते हैं कि 3 बेड 4 बेड के लिए लोग अच्छी चीज़ सोचते हैं कि जो बड़ा क्लाइंट आएगा तो उसको मैं बड़ी लग्जरी दूंगा। इन्होंने जो वो लाइफस्टाइल है ना वो दिया है छोटे बंदे को। छोटे बंदे से बता दिया एक छोटी फैमिली को जो 2 बेड का अपार्टमेंट है। इनके तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर सिर्फ 2 बेड के अपार्टमेंट्स हैं और इन्होंने निकाले स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब स्टूडियो अपार्टमेंट आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर भी ये एयरबीएनबी चल रहे हैं और ये सब ऐप्स चलनी शुरू हो गई हैं, तो वो लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि मैं रहता कहीं बाहर हूँ, मैं आया तो फैमिली के लिए मेरे पास एक सेकंड होम, एक अपार्टमेंट मौजूद है, स्टूडियो अपार्टमेंट में रह सकता हूँ। अदरवाइज 2 बेड अपार्टमेंट कराची की मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है। और उस आदमी को अगर ऐसा लाइफस्टाइल मिलता है कि उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर साइकिलिंग ट्रैक मिल रहा है, उसको जॉगिंग ट्रैक मिल रहा है, उसको उसके अंदर अपना एक सिक्योरिटी का पूरा एक सिस्टम मिल रहा है, उसको
उसको उसके पासेस बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल आप तफसीलात आप नंबरों पे आप जान सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बात कर सकते हैं। हम आगे ये जानना चाहेंगे नवीद साहब से कि नवीद साहब, लोगों के लिए मसला ये है कि डॉक्यूमेंट्स को समझते नहीं है, एनओसीज को समझते नहीं है। हाँ, ये बिल्डर्स का एक इशू है कि बिल्डर को अगर सही से जज कर लिया जाए तो ये किस तरह लोगों को पता चलेगा कि यार बिल्डर सही है, इसका क्या पैरामीटर है? सर देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अब इसमें अगेन वही बात है, रेगुलेटर का काम है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका काम है कि वो जो बिल्डर है उनकी लाइसेंसिंग लेकर आए, आवाम को एक्सेस दे कि हाँ यार ये बिल्डर जो हैं ये हमारे साथ प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं, उनका लाइसेंस मौजूद होना चाहिए, आबाद मौजूद है, आबाद की ऑफिस से चीज़ें वेरीफाई करवाई जा सकती हैं। दैन उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी काफ़ी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है अपना, तो आप किसी ऐसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। SBCA की NOC बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं। नहीं भी हो सकती तो आप 4-5 ब्रोकर्स को मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ जो इस वक्त अपनी एक दुकान लेके बैठा हुआ है सड़क के ऊपर, उसका एक एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है, वो ब्रोकर है, आप उसके बाद जाइए, जाके मशवरा कीजिए। मतलब एक हम जो लेते हैं ना कि जी मैं प्रॉपर्टी कैसे खरीद रहा हूँ, मेरे चिचा के दोस्त हैं उनके कहने पर ले रहा हूँ, या मोहल्ले वाला है, या मुझे वो मस्जिद में मिल गया, या वो मेरा वो टीचर है, या मेरा स्टूडेंट है, ऐसे प्रॉपर्टी बाइंग नहीं होती। ये लोग अपना समझते हैं कि अच्छा जिस पे भी नवीद साहब ट्रस्ट करें, देखिए ट्रस्ट का मसला नहीं है, असल मसला है कि बंदा तो ईमानदार भी होगा बिल्कुल, लेकिन उसका क्योंकि नॉलेज नहीं होगी, उसको डॉक्यूमेंटेशन की पहचान नहीं होगी, उसको जो है ना खुद तजर्बा नहीं होगा, तो यहाँ वो जो है वो खुद भी बेचारा मार खाएगा और आपको भी ले डूबेगा। हम भी खा जाते हैं मार, मतलब बावजूद इसके कि हम सारा दिन इसी फील्ड में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे साथ भी काम हो जाता है, ये इस तरह की वाक़यात हो जाते हैं। तो मसला ये है कि आपको हमेशा, वो इस्लाम में भी ये हुक्म है कि अपनी आंखें और कान खुले रखें, आप जाएँ देखें, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें, 2-3 लोगों से मशवरा करें। मशवरा करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन हम तो, मैं हमेशा कहता हूँ, हम तो समटाइम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, लोग प्रॉपर्टी ऐसे खरीदते हैं जैसे किसी रेडी से केले खरीद रहे हो। हमारा प्रॉपर्टी खरीदने का अंदाज भी ऐसा होता है। आप कभी देखें ना, जब क्लाइंट आके बैठता है तो उसके साथ एक आदमी ऐसा होता है जो उसको लेके चल रहा होता है। तो आप किसी के कहने पे अपने 20-50 लाख रुपए जो हैं वो हैंडओवर कर रहे होते हैं, और वो बंदा कह रहा होता है कि यार ये कर दो और ये ना करो, तो आपको एटलीस्ट उस टाइम पे कोई फिजिबिलिटी बनानी चाहिए, आपको उस पर कोई क्वेश्चंस करने चाहिए। एक अच्छी चीज़, एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें सवाल करने नहीं आते। लोग आके मुझे से पूछना क्या है, मैं किसी ब्रोकर से मिलता हूँ, बिल्डर से मिलता हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चंस क्या होने चाहिए उससे पूछने के लिए, वो तो कम से कम तैयारी करें। अब तो चलो चैट GPT आ गई है, वही बता देगी कि भाई ये क्वेश्चंस करो जाके किसी से। बहुत शुक्रिया नवीद शाह साहब, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो CEO हैं रेड बॉक्स के, यूट्यूब के मारूफ चैनल है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे थे आपको, और हम ये बात कहते हैं कि आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपकी ज़िंदगी में और आपके आने वाले लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि लोगों के लिए हम यही बात कहते हैं कि अब बहुत सी बड़ी तादाद एक ऐसी होती है जो कि चाहती है कि हमारे पास ये रकम तो नहीं है कि हम बड़ी चीज़ ले सकें, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। यानी ये कि वो अपनी, अगर मिसाल के तौर पर किसी ने अगर कोई 4 करोड़ का मकान लेना है तो 4 करोड़ एकदम पैसे नहीं होते। उसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं उनको कि आप वो प्रॉपर्टी कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स ले लें, छोटे फ्लैट्स ले लें, और कल जब वो उनकी कीमत 5 साल 6 साल में 10 साल में बढ़ेगी, ये बात याद रखें कि प्रॉपर्टी अभी पिछले अरसे में बहुत तेज़ थी, यानी लोगों ने एक साल में डबल और ट्रिपल भी पैसे बनाए हैं साल से 2 सालों के अंदर। लेकिन इस वक्त क्योंकि डाउन है प्रॉपर्टी, लेकिन ये वक्त चंद सालों में, मेरी अपनी प्रोडिक्शन ये है कि अगले 5 साल के बाद ये प्रॉपर्टी, यानी अगले 4 साल समझ लें, 3 साल में तो प्रॉपर्टी रेस बेहतर अंदाज में दोबारा होना शुरू हो जाएगी। तो अगर जो भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट करे तो शॉर्ट टाइम का ना सोचे। शॉर्ट टाइम के प्रोग्राम, हमारा पिछला प्रोग्राम था, इसमें हमने ये बात बताई थी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं, कौन कौन से टिप्स हैं, वो सारी हमने बातें बताई थी। लेकिन शॉर्ट आपको ये बताता चलूँ कि आप अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को बखेर दें, लेकिन वही वाली बात है कि सबसे पहली जो चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंट सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। आप अपने एक लाखों की करोड़ों की चीज़ खरीदते हैं, मगर आप चंद हज़ार रुपए अवॉइड कर लेते हैं किसी वकील को देने से, तो किसी वकील को, किसी एक्सपर्ट को आपकी जेब से कुछ पैसे जाएं, लेकिन वो आपको सेव कर देगा इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ साथ इस वक्त जैसे कि बात हमने कही कि बिल्डर्स के रिकॉर्ड देखें वो कैसे हैं, आप कम से कम ये ज़रूर देख लें कि बिल्डर भागने वाला तो नहीं है। अगर किसी बिल्डर के 4-6 अच्छे प्रोजेक्ट पीछे डिलीवर हो चुके हैं या 2 भी प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुके हैं, इट मीन्स कि वो फिर आगे काम करना चाहता है। और फिर ये कि जब वो बिल्डर अपना नाम बना लेता है तो नेचुरली उसको बिजनेस और बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो कुरान में भी कहा है कि वह अमरुहुम शूरा बैनहुम,
कि अपने मामलात में मशवरे क्या करो। खामोशी से प्रॉपर्टी लेने वाला पछताता है, खामोशी से बगैर मशवरे के बेचने वाला पछताता है। याद रखें, डरे नहीं, घबराए नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से मशवरा करें। इंशाल्लाह ताला हमारे दिए हुए मशवरों पे भी आप अमल करें, इंशाल्लाह आपको पछतावा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया नवीद शाह साहब का भी बहुत शुक्रिया, और इंतखाब आलम सूरी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।